हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 10th का ज्योग्राफी बुक से चैप्टर नंबर 1 संसाधन एवं विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। ये वीडियो स्पेशल बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बनाए गए हैं। अगर आप किसी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण 28 प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, किसी वस्तु को संसाधन बनने के लिए क्या आवश्यक है। सवाल सिंपल सा है ना कि किसी वस्तु को संसाधन बनने के लिए क्या आवश्यक है। विकल्प में है तकनीकी रूप से उपयोगी, सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, आर्थिक रूप से संभव या फिर इनमें से सभी। सोचिए, समझिए और देखिए इसका आंसर क्या होगा, फिर हम डिस्कस करेंगे। सही उत्तर है इनमें से सभी। याद रखिए, कोई वस्तु तभी संसाधन कहलाती है जब वह मानव की जरूरत को पूरी करे और उसका उपयोग करना संभव हो। इसके लिए वह तकनीकी रूप से उपयोगी, सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य और आर्थिक रूप से लाभदायक या संभव होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए पहला विकल्प में क्या दे रखा है, तकनीकी रूप से उपयोगी। तकनीक होनी चाहिए तभी वस्तु का उपयोग हो पाएगा। जैसे पहले पेट्रोलियम पहले खास पदार्थ में खास उपयोग में नहीं था, पेट्रोलियम पहले खास उपयोग में नहीं था, लेकिन तकनीक आने के बाद ये हमारे संसाधन बन गया। ठीक है, तो ये तो सही है। बी विकल्प में सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। अब जरा सोचिए, किसी वस्तु का समाज द्वारा स्वीकार होना भी तो जरूरी है ना, तभी वह संसाधन मानी जाएगी। जैसे गाय भारत के कई हिस्सों में दूध के लिए महत्वपूर्ण संसाधन मानी जाती है, लेकिन हर समाज में उसका उपयोग एक जैसा तो नहीं होता। यानी किसी वस्तु की उपयोगिता समाज की सोच और संस्कृति पर भी निर्भर करती है, तो ये भी सही है। सी विकल्प में दे रखा है आर्थिक रूप से संभव। देखिए, उपयोग की लागत बहुत ज़्यादा होगी तो संसाधन का लाभ कम होगा ना। अभी आर्थिक रूप से संभव होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि लागत बहुत ज़्यादा है तो फिर जब लागत बहुत ज़्यादा है और उसका हम जो उसका उपयोग होगा वो बहुत ही कम होगा, लाभ बहुत कम होगा, तो फिर वहाँ पर इन्वेस्ट करने से तो फायदा नहीं है। तो आर्थिक रूप से संभव भी होना चाहिए, इसीलिए विकल्प नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। राइट, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, संसाधनों के निर्माण में मुख्य भूमिका किसकी होती है। विकल्प में है पशु, मानव, नदी, जलवायु। सोचिए, समझिए और देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, फिर हम डिस्कस करेंगे। सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, मानव। ठीक है, मानव संसाधनों का सबसे बड़ा निर्माता माना जाता है। प्रकृति में मौजूद चीज़ों का मानव अपने ज्ञान, कौशल और तकनीक से उपयोगी बनाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला विकल्प में क्या दे रखा है, पशु। पशु प्राकृतिक संसाधन हो सकते हैं लेकिन संसाधनों का विकास ये नहीं करते। ठीक है, वहीं नदी के बारे में बात करें तो नदी भी खुद एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, संसाधन बनाने वाला ये नहीं है। वहीं जलवायु के बारे में बात करें तो जलवायु संसाधनों को प्रभावित करती है लेकिन उनका निर्माण नहीं करती। ठीक है, तो विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल पूछा गया है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, बताना है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। विकल्प में है 2, 3, 4 या फिर 5। सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, 2। ठीक है ना, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। ठीक है, तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए संसाधन वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर तो 2 प्रकार का होता है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। ठीक है, अगर पूछा जाए उपयोगिता के आधार पर तो नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। जबकि स्वामित्व के आधार पर पूछा जाए तो व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अर्थात स्वामित्व के आधार पर पूछा जाए तो वो संसाधनों को 4 वर्गों में विभाजित करते हैं। उपयोगिता के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। जबकि विकास की स्थिति के आधार पर पूछ लिया जाए तो संभव संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संग्रहित संसाधन या रिजर्व संसाधन या तो संचय संसाधन। मतलब है विकास की स्थिति के आधार पर पूछा जाए तो संसाधन 4 वर्गों में विभाजित की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, किसी के भी आधार पर पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए
तो यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर पूछा गया था, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो जैव संसाधन और अजैव संसाधन। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव और अजैव होते हैं, निजी और सार्वजनिक होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, या फिर विकसित और संभावी होते हैं? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, जैव और अजैव। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव संसाधन। ठीक है, तो ये विकल्प यहाँ पे सही होगा। याद रखिए, जैव संसाधन मतलब जो जीवित चीज़ों से मिलते हैं, और अजैव संसाधन जो निर्जीव चीज़ों से मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि जैव संसाधन में बात करें, जैसे कि वनस्पति, पशु, मछली, ये सभी जैव संसाधन हैं, जबकि जल, हवा, मिट्टी, खनिज ये सभी अजैव संसाधन के उदाहरण हैं। ठीक है, वहीं बात करें यहाँ पे निजी और सार्वजनिक, तो ये देखेंगे तो स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, और एक दिया हुआ नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, तो ये समाप्त होने की क्षमता के आधार पर इन्हें वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, और एक आपका विकसित और संभावी। ठीक है, तो ये विकास की स्थिति के आधार पर इसके वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण कौन सा है? बताना है नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण कौन सा है। विकल्प में है कोयला, पेट्रोलियम, जल, या फिर प्राकृतिक गैस। सही उत्तर है जल। जल एक नवीकरणीय संसाधन है, इसे ही चक्रीय संसाधन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो प्रकृति द्वारा दोबारा बन जाते हैं या कम समय में फिर से उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, बाकी विकल्प में देखेंगे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं, क्योंकि इन्हें बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण कौन सा है? विकल्प में है पवन, जल, सूर्य ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन। ये भी आसान सा सवाल है, सोचिए समझिए और देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है इसका विकल्प नंबर डी, जीवाश्म ईंधन। याद रखिए, अनवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो एक बार खत्म होने पर बहुत जल्दी दोबारा नहीं बनते, इन्हें बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, बाकी पवन, जल और सूर्य ऊर्जा ये सभी नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, पुनः चक्रीय संसाधन का उदाहरण कौन सा है? विकल्प में है धातु, कोयला, पेट्रोलियम, या फिर गैस। बताना है पुनः चक्रीय संसाधन का उदाहरण कौन सा है। सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए, धातु। धातु पुनः चक्रीय संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, पुनः चक्रीय संसाधन वे हैं जिन्हें बार बार उपयोग करके फिर से नया बनाया जा सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? धातु। जबकि कोयला, पेट्रोलियम, गैस ये सभी ये पुनः चक्रीय संसाधन नहीं है, क्योंकि ये दोबारा इसे बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, बनाने में से लाखों वर्ष लग जाएंगे। ठीक है, उपयोग के बाद ये समाप्त हो जाती हैं, इसीलिए पुनः चक्रीय से हम नहीं कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, अचक्रीय संसाधन का उदाहरण है। कौन सा चक्रीय संसाधन का उदाहरण है? धातु, जल, जीवाश्म ईंधन, या फिर पवन। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा। पूछा क्या है? अचक्रीय संसाधन का उदाहरण। ठीक है, धातु तो चक्रीय संसाधन है, जल भी चक्रीय संसाधन है ना, पवन भी चक्रीय संसाधन है। सही उत्तर होगा जीवाश्म ईंधन। ये अचक्रीय संसाधन का उदाहरण है, विकल्प नंबर सी सही होगा। अचक्रीय संसाधन वे हैं जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद उसी रूप में फिर से उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, एक बार उपयोग होने के बाद ये खत्म हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बाकी यहाँ पर देखेंगे तो जल और ये आपका पवन ये सभी क्या है? ये सभी नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं, ये लगातार हमें मिलते रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार हैं। अब बताना है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार हैं कितने? 2, 3, 4 या फिर 5। शायद फर्स्ट नहीं, सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन में आई थिंक हमने दिखाया था, एक डायग्राम दिखाया था। अगर उसको ध्यान से देखे होंगे तो सभी के आंसर आपको पता चल गया होगा
कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को हम 4 वर्गों में विभाजित करते हैं। कौन कौन बताइए जरा। पहला व्यक्तिगत, किसी एक व्यक्ति के स्वामित्व में होता है ये। सामुदायिक, दूसरा पूरे समुदाय के अधिकार में होता है। तीसरा राष्ट्रीय, देश के हित में होता है। और चौथा अंतर्राष्ट्रीय, जो सभी देशों के लिए होता है। सिंपल सा आसान तरीके से समझना है। ठीक है, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को हम 4 वर्गों में विभाजित करते हैं। ठीक है, कौन कौन, फिर से ध्यान दीजिएगा। व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत, कलर चेंज कर लेते हैं ज़्यादा अच्छा दिखेगा। व्यक्तिगत, ठीक है, ये व्यक्ति के हित में होता है। सामुदायिक, तीसरा है राष्ट्रीय, और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, तो ये स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 वर्गों में विभाजित करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, संसाधनों के अति उपयोग से कौन सी समस्या हुई है, बताना है। संसाधनों के अति उपयोग से कौन सी समस्या हुई है। विकल्प में है ओजोन संरक्षण, भूमंडलीय तापन, वन वृद्धि या फिर जल संरक्षण। बहुत अच्छा सवाल है। कॉन्सेप्ट के आधार पर अब देखेंगे ना तो ये बहुत अच्छा सवाल है कि संसाधनों के अति उपयोग से कौन सी समस्या हुई है। अति उपयोग मतलब बहुत ज़्यादा उपयोग करने से कौन सी समस्या उत्पन्न हुई है। ओजोन संरक्षण, भूमंडलीय तापन, वन वृद्धि या फिर जल संरक्षण। सही उत्तर है भूमंडलीय तापन। विकल्प नंबर यहाँ पे देखेंगे तो 20 सही होगा। ठीक है, याद रखिए, संसाधनों का ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करने से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है। इसे ग्लोबल वार्मिंग या फिर भूमंडलीय तापन जैसी समस्या बढ़ती है। ठीक है ना, भूमंडलीय तापन या फिर ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, जैसी समस्या बढ़ती हैं अगर हम संसाधनों का अति उपयोग करते हैं तो। ठीक है, बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे पहला विकल्प का दे रखा है ओजोन संरक्षण। ये अति उपयोग से संरक्षण नहीं होता बल्कि नुकसान हो सकता है। ठीक है, संरक्षण मतलब क्या, बचाव करना। ठीक है, तो यहाँ पे संरक्षण नहीं होगा बल्कि क्षरण होगा अगर हम ज़्यादा संसाधन का उपयोग करते हैं तो। वन वृद्धि कभी होगा क्या, बिल्कुल नहीं। संसाधनों का हम ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं तो वन वृद्धि कहाँ से होगी, है ना। फिर जल संरक्षण, तो ये तो खैर बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो विकल्प नंबर यहाँ पे 20 सही हो जाएगा। ठीक है, अति अगर हम उपयोग करें हम जल का तो जल की कमी होगी, संरक्षण थोड़ी ना होगा। चलिए अगला सवाल है, संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है। अब सवाल है संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है। ठीक है, विकल्प में है भविष्य के लिए उपयोग के लिए, भविष्य के उपयोग के लिए, या फिर केवल उद्योग के हेतु, या फिर केवल खेती हेतु, केवल निर्यात हेतु। संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है, आसान सा विकल्प दिया हुआ है। सही उत्तर होगा भविष्य के उपयोग के लिए। ठीक है, संसाधन सीमित हैं, अगर आज उन्हें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए कमी हो जाएगी ना, इसलिए संसाधन संरक्षण जरूरी है। ठीक है, विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, फैक्ट है ये, गांधी जी के अनुसार लालच के लिए संसाधन पर्याप्त है, ज़रूरत के लिए पर्याप्त, लालच के लिए नहीं। ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, लालच के लिए नहीं, केवल अमीरों के लिए है, केवल सरकार के लिए है। सही उत्तर होगा जरूरत के लिए पर्याप्त है लेकिन लालच के लिए नहीं। विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही होगा। गांधी जी का कहना था कि प्रकृति हर व्यक्ति की जरूरत पूरी कर सकती है लेकिन किसी एक के लालच क्यों नहीं, इसीलिए संसाधनों को सोच समझ करके उपयोग करना चाहिए। ठीक है, विकल्प नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखिएगा। और ये सतत विकास से जुड़ा हुआ संदेश था। ठीक है, गांधी जी का। अगला सवाल है, सतत पोषणीय विकास का अर्थ क्या है। विकल्प में है केवल वर्तमान विकास, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को प्रभावित किए बिना विकास, केवल उद्योग का विकास, केवल संसाधन का दोहन करना। दोहन करना मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, सतत पोषणीय विकास का अर्थ ही होता है भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को प्रभावित किए बिना विकास करना। ठीक है, सतत पोषणीय विकास का मतलब है आज विकास करना लेकिन इस तरह की भविष्य की पीढ़ियों की जरूरत पूरी करने में परेशानी ना हो। ठीक है, तो विकल्प नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही
सही होगा। ठीक है, और ये सतत पोषण विकास का आप देखेंगे तो परिभाषा कहाँ दी गई थी, किस आयोग ने दी थी, तो ब्रंटलैंड आयोग ने दी थी। ठीक है, ब्रंटलैंड आयोग ने सतत पोषण विकास की परिभाषा दी थी। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है सतत पोषणीय विकास की संकल्पना किसने दी, बताना है अब सतत पोषणीय विकास की संकल्पना किसने दी। क्लब ऑफ रोम, ब्रंटलैंड आयोग, संयुक्त राष्ट्र या फिर यूनेस्को। इसका जवाब ऊपर वाले सवाल में हमने दे रखा है। सही उत्तर हो जाएगा ब्रंटलैंड आयोग, विकल्प नंबर बी सही होगा। ठीक है, सतत पोषणीय विकास की प्रसिद्ध संकल्पना ब्रंटलैंड आयोग ने दी थी। इसने बताया कि विकास ऐसा हो जो आज की ज़रूरतें पूरी करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों को नुकसान ना पहुँचे। लेकिन ज़्यादातर हम लोग आज कर क्या रहे हैं, सिर्फ वर्तमान की ज़रूरतों को देख रहे हैं। आज आप देखेंगे कि आसपास में जंगलों को उजाड़ दिया जा रहा है ना। क्यों? क्योंकि आज हमें सिर्फ अपने आज की विकास देख रहे हैं, हम कल के भविष्य की चिंता नहीं कर रहे हैं। जंगल उजड़ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, कल उसका क्या प्रभाव पड़ेगा किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। बस उन लोगों को ये दिख रहा है कि बस हमारा आज कैसे बन जाए, बस अपना भविष्य सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं लोग, बाकी समाज के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है ना। तो ये सतत पोषणीय विकास को नहीं कहेंगे। जंगलों को उजाड़ करके अपना घर बसा रहे हैं, ये कौन सा विकास हुआ, है ना। तो ये इसे हम सतत पोषणीय विकास नहीं कह सकते। सतत पोषणीय विकास का मतलब ही होता है कि आज तो हम विकास करें लेकिन भविष्य की पीढ़ियों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन हम तो भविष्य की पीढ़ियों को तो पूरा नुकसान पहुंचा रहे हैं, है ना। आने वाले समय में देखिए बहुत कुछ बिना सब कुछ खत्म हो चुका होगा। चलिए, तो ये आप देखेंगे तो यहाँ से भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, यहाँ से सवाल बहुत सारे बनेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संसाधन संरक्षण की वकालत की गई 1968 में क्लब ऑफ रोम ने। जबकि तत्पश्चात 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है। 1987 में, ध्यान दीजिएगा, 1987 में ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट के द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास, ध्यान दीजिएगा, इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य अर्थात हमारा कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राजील में जो हुआ 1992 में आर्थिक पृथ्वी सम्मेलन द्वारा आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, पृथ्वी सम्मेलन पहली बार कब हुआ था, 1992 हुआ था। कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरो हुआ था। ये भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो ये तो याद रखना है कि ये सतत पोषणीय विकास का अवधारणा कहाँ से आई, तो ये ब्रंटलैंड आयोग से आई थी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है आवर कॉमन फ्यूचर किससे संबंधित है। विकल्प में है कृषि से, सतत विकास से, उद्योग से या फिर जनसंख्या से। अभी हमने देखा ये सतत विकास से संबंधित है, आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में किसने की। अभी हमने पढ़ा वहाँ संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में किसने की। विकल्प में है यूएन ने, क्लब ऑफ रोम ने, यूनेस्को ने या फिर आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और यूएन का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, क्लब ऑफ रोम। ठीक है ना, संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में किसने की थी, क्लब ऑफ रोम ने की थी। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी, है ना। तो सवाल यहीं से पूछा गया था। ठीक है, और ये भी याद रखिए फिर 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल, तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल की पुस्तक के लेखक कौन है, तो सुमेसर हैं। कब लिखा था, तो 1974 में। इस पुस्तक में, इसी पुस्तक में आप देखेंगे तो गांधी जी के जो दर्शन थे, यानी कि जो गांधी जी का जो विचार था, इनमें प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी वही है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन हैं। अब बताइए
स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी जी हैं, सुमेसर हैं, नेहरू हैं या फिर टैगोर जी हैं? सही उत्तर होगा इसका गांधी जी नहीं, सुमेसर। ठीक है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? सुमेसर है। इस पुस्तक में गांधी जी के दर्शन देखने को मिला था, ये कह सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, रियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? विकल्प में है 1990, 1991, 1992, 1995। इसका भी आंसर आई थिंक ऊपर वाला कटिंग में था, है ना, ध्यान से देखे होंगे तो आंसर आपको मिल गया होगा। सही उत्तर है 1992, विकल्प नंबर सी सही होगा। कहाँ पे हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। ये कहाँ पे है? तो ये ब्राज़ील में है। याद रखिएगा, यहाँ पे एजेंडा 21 यहीं से निकला था। ठीक है, और सतत विकास पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात यहाँ पे की गई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, रियो सम्मेलन कहाँ हुआ? विकल्प में है अमेरिका, जापान, ब्राज़ील या फिर भारत। तो कहाँ पे हुआ था ये रियो सम्मेलन? तो ये हुआ था ब्राज़ील में। ठीक है, ब्राज़ील में स्थित है रियो डी जेनेरो। कब हुआ था ये वाला रियो सम्मेलन? तो 1992 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? विकल्प में है पर्यावरण, सतत विकास, संसाधन का नियोजन या फिर शिक्षा। बताना है आपको एजेंडा 21 किससे संबंधित है? पर्यावरण से, सतत विकास से, संसाधन नियोजन से या फिर शिक्षा से? सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, सतत विकास। याद रखिएगा, एजेंडा 21 का मुख्य संबंध जो है ना सतत विकास से है। एजेंडा 21 एक कार्य योजना है, एक प्लानिंग है, एक्शन प्लान है जो सतत विकास के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य है पर्यावरण की रक्षा करते हुए विकास करना। ठीक है, तो विकल्प नंबर यहाँ पे बी सही होगा। अगला सवाल है, संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन नियोजन क्या है? विकल्प में है संसाधन का विनाश, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, केवल खनन या फिर केवल जल संरक्षण। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, फिर हम डिस्कस करते हैं। सही उत्तर होगा संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। ये क्या है? संसाधन नियोजन है। ठीक है, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या है? संसाधन नियोजन है। संसाधन नियोजन का मतलब है संसाधनों का सोच समझकर सही और संतुलित उपयोग करना ताकि उनका लाभ लंबे समय तक मिलता रहे। विकल्प नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, भारत में संसाधन नियोजन क्यों जरूरी है? बताना है कि भारत में संसाधन नियोजन क्यों जरूरी है। विकल्प में संसाधन समान नहीं है, संसाधन बहुत अधिक है, जनसंख्या कम है, उद्योग नहीं है। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, संसाधन समान नहीं है। भारत में संसाधन नियोजन क्यों जरूरी है? क्योंकि संसाधन देखेंगे तो भारत में समान नहीं है। भारत में हर जगह एक जैसे संसाधन नहीं मिलते, कहीं खनिज ज़्यादा है, कहीं जल तो कहीं वन अधिक है ना। इसलिए संसाधनों का सही योजना बनाकर उपयोग करना जरूरी है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे झारखंड में खनिज ज़्यादा है जबकि अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन अधिक है ना। तो समान वितरण नहीं है ना। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, इसीलिए प्लानिंग जरूरी है संसाधन का। अगला सवाल है, भारत में संसाधन नियोजन का प्रयास किस पंचवर्षीय योजना से शुरू हुआ? विकल्प में है पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी। बताना है भारत में संसाधन नियोजन का प्रयास किस पंचवर्षीय योजना से शुरू की गई थी? पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी। सही उत्तर होगा इसका पहला। भारत में संसाधन नियोजन का प्रयास पहली पंचवर्षीय योजना से शुरू की गई थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1951 से लेकर के 1956 तक। ठीक है, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में संसाधन नियोजन का प्रयास किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई थी? 1951 से चली थी। पंचवर्षीय योजना मतलब 5 साल का, तो मतलब 51 से 56 तक ये सेशन चला था। चलिए अगला सवाल देखिए, झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? विकल्प में है जल संसाधन के लिए, खनिज व कोयला के लिए, पवन ऊर्जा के लिए, फिर या फिर वन्यजीव के लिए। सही उत्तर है खनिज व कोयला के लिए। झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खनिज व कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला सवाल है, अरुणाचल प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला, जल संसाधन, गैस या फिर पेट्रोलियम।
बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आसान सा सवाल दिख रहा है। अरुणाचल प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला, जल संसाधन, गैस या फिर पेट्रोलियम? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, जल संसाधन। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की कई सहायक नदियाँ इस क्षेत्र में निकलती हैं, बहती हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पे जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, राजस्थान किस ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है? अब बताना है राजस्थान किस ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। विकल्प में है परमाणु, सौर व पवन, जल विद्युत या इनमें से सभी। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, सौर व पवन ऊर्जा के रूप में। राजस्थान किस ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है? तो सौर व पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान भारत के प्रमुख सौर ऊर्जा उत्पादक राज्यों में से एक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है, किसी क्षेत्र के विकास के लिए क्या आवश्यक है? किसी क्षेत्र का विकास करना है तो क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आवश्यक है? टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, संसाधन, संस्थागत विकास या फिर इनमें से सभी? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, इनमें से सभी। देखिए, सिर्फ टेक्निक हो जरूरी है, टेक्निक तो जरूरी है, लेकिन अकेले पर्याप्त होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अगर सिर्फ टेक्निक है तो ये अकेले पर्याप्त नहीं होगा कि वहाँ का विकास हो जाएगा सिर्फ टेक्निक होने से। तकनीकी से संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है, ये तो बात सही है। बी विकल्प में संसाधन, तो संसाधन जरूरी है पर बिना सही उपयोग के विकास नहीं हो पाएगा, टेक्निक भी जरूरी पड़ेगा। ठीक है, फिर है संस्थागत विकास, तो अच्छी व्यवस्था और योजना जरूरी है पर अकेले इससे भी काम नहीं चलेगा। तो तीनों अकेले में काम नहीं हो सकता, विकास का काम नहीं हो सकता, ये तीनों जरूरी है, तो इसलिए हो जाएगा इसका सही आंसर डी विकल्प, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए एक सवाल और देख लेते हैं जल्दी से। अगला सवाल है, उपनिवेशवाद का मुख्य आकर्षण क्या था? बताना है उपनिवेशवाद का मुख्य आकर्षण क्या था। विकल्प में है शिक्षा, संसाधन संपन्न क्षेत्र, संस्कृति या फिर पर्यटन। बताना है उपनिवेशवाद का मुख्य आकर्षण क्या था। सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर बी, संसाधन संपन्न क्षेत्र। ठीक है, उपनिवेशवाद में शक्तिशाली देश दूसरे देशों पर कब्जा करते थे। ठीक है, उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है? उपनिवेशवाद में शक्तिशाली देश दूसरे देशों पर कब्जा करते थे ताकि वहाँ के खनिज, वन, मसाले, कच्चा माल और अन्य संसाधनों का उपयोग अपने लाभ के लिए कर सके। ठीक है, तो उपनिवेशवाद का मुख्य आकर्षण क्या था भारत में? संसाधन संपन्न क्षेत्र का होना। ठीक है, तो विकल्प नंबर बी सही होगा। भारत पर अंग्रेजों का आकर्षण भी यहाँ के संसाधनों और व्यापार पर ही डिपेंड थे, तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, 28 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, इस चैप्टर 1 का जो इसमें 28 प्रश्न थे, मात्र 2-3 पेज से ही बनाया गया था। अभी बहुत सारे प्रश्न और बनाना बाकी है, तो इसका पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 पार्ट 3 भी आएगा। ठीक है, तो वेट कीजिएगा उस वीडियो के लिए। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।